नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां ईडी की टीम ने कोयला कारोबारियों से जुड़े ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। चिरकुंडा स्थित कोयला कारोबारी एलबी सिंह के सहयोगी विनोद महतो के आवास पर कार्रवाई जारी रही। ईडी की टीम एलबी सिंह के घर में प्रिंटर भी लेकर गई है। वहीं कई घंटों तक की तलाशी के बाद ईडी ने विनोद महतो को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने विनोद महतो के घर से 21,50,000 कैश के साथ ही 14 जमीन के डीड और कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं। सभी कागजात ईडी की टीम अपने साथ लेकर गई है। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई कोयला कारोबार और कथित काले धन से जुड़े लेन देन की जांच के तहत की जा रही है। ईडी की टीमें धनबाद और आसपास के कई अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है, जो अब भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और न्यूज़ 18 संवाददाता संजय अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये बड़ी कार्रवाई ईडी की टीम की तरफ से, हमने दर्शकों को बताया कि क्या कुछ अब तक जब्त किया गया है, अभी भी कार्रवाई जारी है? फिलहाल अभी भी 15 घंटे से अधिक समय से जो छापेमारी चल रही है वह अभी भी जारी है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो छापेमारी अब कुछ देर में खत्म हो जाएगी, क्योंकि जहां जहां भी ईडी की टीम ने छापेमारी करने पहुंची थी वहां से ईडी की टीम रवाना हो गई। कोयला कारोबारी जो अनिल गोयल है उसके जो आवास है वहां से भी रवाना हो गई और साथ ही साथ शांति भवन में हेमंत गुप्ता और गणेश अग्रवाल के जो आवास थे वहां से भी टीम रवाना हो गई और अब सभी टीमें जो है एलबी सिंह के आवास जो है पहुंच रही है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि कुछ आधे घंटे में टीम रवाना हो जाएगी। लेकिन इससे पहले जो है ईडी की टीम प्रिंटर जो है एलबी सिंह के आवास में ले गई थी। इससे आशंका यही जताई जा रही है कि कई अहम दस्तावेज होंगे जो बरामद किए गए वो उससे जब्त किया जाएगा और इसे लेकर जो जब्ती सूची बनाई जाएगी उसके बाद एलबी सिंह को सौंप कर ये टीम रवाना होगी। लेकिन अभी लगभग 15 घंटे से अधिक समय से जो टीम की छापेमारी है वो बदस्तूर जारी है और ईडी की टीम के इस दबिश से कहीं न कहीं यहाँ कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ। अगर एलबी सिंह की बात की जाए तो आउटसोर्सिंग के मालिक भी हैं और साथ ही साथ एक बड़े चर्चित कोयला व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं और यही कारण है कि एलबी सिंह के आवास में जब से ये छापेमारी चल रही है तो धनबाद की जो कोयला व्यवसायियों की धड़कनें बढ़ गई है। संजय, मैं चाहूंगी कि एक बार आप फिर से दर्शकों को बताएं कि अब तक की छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ है। फिलहाल धनबाद में एक साथ 18 जगहों पर सुबह में ये छापेमारी शुरू हुई थी और सबसे बड़ा जो नाम था यहाँ पर कि एलबी सिंह और उसके भाई कुमना सिंह और इसके साथ अनिल गोयल और हेमंत गुप्ता, गणेश अग्रवाल और इसके साथ निरसा चिरकुंडा में जो है वहां भी छापेमारी की गई थी। अगर बात की जाए निरसा चिरकुंडा में तो वहां पर से विनोद महतो, अरविंद सिंह, विद्यांचल सिंह जैसे जो कोयला व्यवसायी है उन्हें जो ईडी की टीम हिरासत में ले, बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की ईडी की टीम थी वह उसे हिरासत में ले गई। वहीं साथ ही साथ विनोद महतो जो उसके आवास से बताया जा रहा है कि 21.5 लाख रुपए नगद की भी जब्ती हुई है और 14 से अधिक जो है जमीन के डीड भी जो है तो जब्त किए गए। अब जब कोयला कारोबार के स्कैम से यह जुड़ा हुआ मामला है तो कहीं न कहीं ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई तरह की बेनामी संपत्तियां भी इस अवैध जो रकम है उससे खरीदी गई और यही कारण है कि प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है वो धनबाद और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जो है सो यह दबिश दी है। अब ये पूरी जांच के बाद पता चल पाएगा कि इन जगहों पर जो छापेमारी हुई है उससे कहाँ कुछ जब्ती क्या हुई है और उसके बाद फिर ईडी की टीम हो सकता है कि अगर अहम दस्तावेज लगे और कुछ नाम और भी छान कर आते हैं और उसके बाद जो ईडी की टीम दबिश देगी। लेकिन अगर एलबी सिंह की बात की जाए तो एक रसूखदार कोयला व्यवसायी है जिनके जो है संबंध अगर कहा जाए तो राजनेताओं से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से है, कई सफेद पोस्ट नेताओं के साथ भी उनका नाम जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि एलबी सिंह का रसूख बहुत बड़ा धनबाद में है और कोयला कारोबार से एक बड़ा नाम हुआ है। अब ईडी की टीम की दबिश के बाद ये इंतजार करना होगा कि ईडी की टीम को क्या कुछ हाथ लगी है, क्या अहम दस्तावेज मिले हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक। संजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। धनबाद में कोयला स्कैम को लेकर ईडी की टीम की छापेमारी। कोयला व्यवसायी आउटसोर्सिंग मालिक एलबी सिंह के देवबिला में 15 घंटे से अधिक समय से छापेमारी जारी है। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिलने की सूचना है। जांच टीम प्रिंटर मशीन भी घर के अंदर लेकर गई है। सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में अर्धसैनिक बल, स्थानीय पुलिस के जवान तैनात किए गए थे।
धनबाद में ईडी की टीम ने एक बार फिर से दबिश दी है और 18 जगहों पर जो है तो ईडी की टीम की छापेमारी कर रही है। और अभी हम एलवी सिंह के आवास देवबिला में है, जहां पर की ईडी की टीम की दबिश लगभग 15 घंटे से अधिक समय से चल रही है। हालांकि इस दौरान में क्या कुछ दस्तावेज हाथ लगे ये तो मालूम नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कोयला स्कैम को लेकर एक बड़ी जानकारी ईडी टीम को लगी थी, जिसके बाद ईडी की टीम ने कई स्थानों पर एक साथ दबिश दी थी। वहीं आज तो यह 15 घंटे से अधिक समय से यह कार्रवाई चल रही है, उसमें निरसा से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं 21 लाख से अधिक रुपये की जब्ती की गई है और साथ ही साथ कई जमीन के डीड भी जब्त किया गया है। कोयले को लेकर यह पूरी कार्रवाई ईडी की चल रही है और इसे लेकर जो कोयला कारोबारी है उसमें एक हड़कंप मचा हुआ है। अगर बात की जाए एलवी सिंह की, तो एलवी सिंह देवप्रभा और सुस्ती आउटसोर्सिंग के संचालक हैं और उनके भाई कुमनाथ सिंह है। फिलहाल 15 घंटे से अधिक समय से ईडी की टीम की छापेमारी धनबाद के अलग अलग जगहों पर चल रही है। वहीं अनिल गोयल के आवास से और साथ ही साथ शांति भवन आवास जहां की ईडी की टीम ने दबिश दी थी, उन जगहों से टीम रवाना हो गई है। लेकिन एलवी सिंह के आवास में अभी भी टीम के लोग जो है सब मौजूद हैं। वहीं यहाँ से प्रिंटर भी ले जाया गया था और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो दस्तावेज मिले हैं उसे जेरोक्स किया जाएगा और एक जब्ती सूची बनाने के बाद ईडी की टीम रवाना होगी। लेकिन फिलहाल ईडी की टीम अब कितने देर तक और जांच करेगी या इंतजार करना होगा। लेकिन ईडी की टीम कोयला स्कैम, कोयला तस्करी को लेकर जो छापेमारी की है उससे धनबाद कोयलांचल का पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि कोयला जगत से जुड़े हुए जो भी कारोबारी है उनमें हड़कंप मचा हुआ। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। धनबाद में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। निरसा स्थित कोयला कारोबारी रमेश गोप के आवास और संबंधित ठिकानों पर ईडी की टीम सुबह करीब 6 बजे से छापेमारी करने पहुंची। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई जीएसटी में बड़े पैमाने पर हेरा फेरी और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में की जा रही है। ईडी अधिकारियों की टीम घर के अंदर दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है। रमेश गोप का नाम अवैध कोयला तस्करी से जुड़ा है और अवैध कोयला कारोबार में एक चर्चित नाम है। फिलहाल घर के अंदर रमेश गोप, उनके पिता और एक कर्मी मौजूद है, जिससे पूछताछ की जा रही है। टीम सवेरे हो सर, सुबह से ही। तो अंदर में कौन कौन लोग हैं? अंदर में गार्ड है। गार्ड? हाँ यार, यहाँ का 2 लड़का है होटल का। गार्ड का क्या नाम है? गार्ड का नाम है अर्जुन। और क्या रमेश गोप का पिताजी है? हाँ। जांच एजेंसी ईडी की ओर से पश्चिम बंगाल से झारखंड तक कोल माफिया के ठिकानों पर छापेमारी की गई। कोल माफिया के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 8 करोड़ की नकदी समेत ज्वेलरी बरामद की गई है। पश्चिम बंगाल के कई कोल माफियाओं और उनसे जुड़े आरोपियों के यहां कार्रवाई की गई थी। जांच एजेंसी ईडी की टीम को झारखंड से कोल माफिया के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 2 करोड़ 20 लाख कैश के साथ गहने मिले हैं और करीब 120 से ज्यादा जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच एजेंसी कर रही है। पूरे मामले में ईडी की ओर से जांच जारी है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी शिकस्त के बाद अब झारखंड में भी बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सीधा आरोप लगाया वोट चोरी का। कहा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर लोगों के नाम हटाए गए, यही वोट चोरी का सबसे बड़ा कारण रहा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनाव के पहले जो एसआईआर के तहत 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया, वो एक बहुत बड़ा कारण जो वोट चोरी को लेकर के जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं, सबसे बड़ा कारण यही हुआ। और आप पूरे अध्ययन के साथ हमारे नेता ने इन बातों को बिहार के वोटिंग के पहले भी रखा और रिजल्ट आने के बाद भी यह साबित हुआ है कि इस तरह से वोट चोरी करके बिहार में आज एनडीए ने सरकार बनाने का काम किया है। ये बिहार में जो एसआईआर हुआ है वो एसआईआर इलेक्शन कमीशन ने किया है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। और आपकी जानकारी के लिए इलेक्शन कमीशन का जो वर्कफोर्स होता है वो पूरी तरह से स्टेट पे डिपेंडेंट होता है। और इसके अलावा जितने पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस हो, राजद हो, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट्स होते हैं वो भी वहाँ पर थे।
यानी पूरी प्रक्रिया के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटनी के बाद में वहां से वोटों को काटा गया है, और वो वैसे वोटर से जो या तो अवैध थे, या मृत्यु हो चुकी है, या फिर राज्य के बाहर है। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी अपनी कामचोरी की वजह से चुनाव हार रही है, और बार बार अपनी कामचोरी को छिपाने के लिए वोट चोरी जैसे हथकंडों को अपना रही है। सरकारी योजनाओं का पैसा जनहित के लिए होता है, लेकिन जब यही पैसा अधिकारियों के निजी खाते में चला जाए तो आम जनता के साथ साथ सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान होता है। मामला 2019 का है, जब राज्य के सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीएचसी और पीएचसी के भवन का निर्माण किया जाना था, और इसकी जिम्मेदारी डीसी के अधीन ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल NREP1 और जिला परिषद में तैनात अभियंता के हवाले थी। लेकिन रांची समेत कई जिलों में सहायक और कनीय अभियंता स्तर के पदाधिकारियों ने निर्माण राशि को अपने निजी खाते में मंगा लिया। ऐसे में लाखों रुपए का ब्याज भी इन अभियंता के निजी खाते में आने लगा, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ। इस मामले को लेकर अरुण कुमार दुबे की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने अब एसीबी को नोटिस जारी किया है। द एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो अपना काम तो कर नहीं रहा है, क्योंकि अरुण कुमार दुबे वाले मैटर में क्या हुआ है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट में 3 साल पहले हम लोग आए थे। ऑनरेबल हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ था कि आपको 3 महीना के अंदर, डिवीजन बेंच ने ऑर्डर किया था कि 3 महीना के अंदर आपको फाइनल ऑर्डर पास करना है, या तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है या एफआईआर करना है। क्योंकि उसके बावजूद भी ये 3 साल हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का एक फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला 2019 का है, जब राज्य के तमाम जिलों में पीएससी और सीएससी को लेकर नए भवन निर्माण को लेकर के वित्तीय अनियमितता सामने आई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने 2023 में आदेश दिया था कि इसकी जांच एसीबी से कराई जाए, लेकिन 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब कोर्ट का ताज़ा जो फैसला है वो वास्तव में चर्चा का विषय है। हमारे साथ इस मामले के जो याचिकाकर्ता हैं मुझसे जानेंगे। ताज़ा मामला ये है कि 2023 में जो आदेश हुआ था कि एसीबी को 3 महीने के अंदर जांच करके क्रिमिनल एफआईआर उन अभियंताओं के ऊपर दर्ज करनी थी जिन्होंने सरकारी पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में रखा और ब्याज के रूप में लाखों रुपए प्राप्त किए। उसका हिसाब देना था, लेकिन वो उन्होंने नहीं दिया। 3 महीने का समय दिया गया था, आज 2 वर्ष बीत गया। कार्य धीमी है या जांच धीमी है, इसको नहीं बता सकते हम, क्योंकि हमने एक आरटीआई के माध्यम से एसीबी से भी मांगा था, तो उन्होंने कहा कि इस विषय में हम जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो हमने फिर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। न्यायालय से फिर एक आदेश दिया गया है, उनको नोटिस इशू किया गया है कि अभी तक क्या स्टेटस है वो हाईकोर्ट को बताएं। यानी कोर्ट का जो ताज़ा आदेश है हाईकोर्ट का कि एसीबी को नोटिस जारी किया गया है। जी, इस कोर्ट ने कहा है कि पिछले जो मामला थे उसमें आप अभी तक क्या किए, क्यों नहीं जानकारी दिए, और इस पर क्यों नहीं कंटेम्प्ट चलाया जाए। ब्याज की राशि के लोभ में ही कार्य को धीमी गति से करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने अकाउंट में पैसे को रख सकें, और इसमें लाखों रुपये प्राप्त किए। मैंने इसके सबूत एसीबी को दिए हैं, जांच चल रही है। किस गंभीर है, आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार को योजना बनाती है ताकि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बुनियादी चीज़ों को मजबूत किया जाए, लेकिन उसको लेकर जो राशि निर्गत की जाती है वो राशि वास्तव में कहाँ निजी खाते तक पहुंच जाती है। झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखलाई है, और पूरा जो मामला जो है फिलहाल कोर्ट में है, और देखना है कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ते आगे, सरकार भले ही विकास के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर इन दावों की पोल खोल देती है। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हजारीबाग में कई सरकारी विद्यालयों की आधारभूत संरचना आज भी बदहाल है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बाहर से चमकता लेकिन अंदर से जर्जर, ये है हजारीबाग में इचाक प्रखंड के करियातपुर गांव का राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय। स्कूल में 72 मासूम हर दिन पढ़ने आते हैं, लेकिन क्लासरूम की छत का गिरता प्लास्टर बच्चों की जान लगातार जोखिम में डाल रहा है। लगातार गिरते प्लास्टर के टुकड़ों से बच्चे खौफ के साए में रहते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ सकते। कभी कभी मेरे दोस्त के साथ भी इस तरह हुआ है कि कभी कभी छत से ईंट गिर जाता है, तो मेरे दोस्त सबको चोट लग जाता है, तो मेरी मैडम सब इलाज करा देती है। जब गिरता है तो तब माथा उठा फट जाता है, और हमें मैम लोग इलाज कराती है।
सर अभी भी पूरा टूटा हुआ है और बारिश के मौसम में और टूट जाता है। स्कूल की बिल्डिंग और क्लासरूम की जर्जर हालत की जानकारी कई बार शिक्षा विभाग को दी गई, लेकिन अधिकारी हैं कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। पंचायत के मुखिया भी शिकायत कर थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं सर कि इसका अगर यथाशीघ्र इसका निराकरण हो जाए और इसका मतलब ये रिपेयरिंग के अगर हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी है, ताकि कल घटने वाली जो घटना हो उससे हम लोग बच सकें। स्कूल जर्जर अवस्था में है और हम लोग वरीय पदाधिकारी को सूचना भी दिए हैं, लेकिन इस पर कोई संज्ञान, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे बच्चा बच्चियों के माता पिता हम लोग को सूचना भी देते हैं, लेकिन अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाए। इसको लेकर जो विद्यालय के शिक्षक है उन्होंने वरीय पदाधिकारी को जानकारी भी दी है, लिखित आवेदन भी दिया है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। बच्चे जान को जोखिम में डालकर अभी पढ़ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जो जिला प्रशासन है या फिर संबंधित विभाग है उनका ध्यान इस ओर कब तक जाता है और इस विद्यालय का मरम्मतीकरण या फिर कह ले निर्माण का जो है वो कार्रवाई की जाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग दौरे पर हैं और इस दौरे से एक बेहद अच्छी तस्वीर सामने आई, जहां होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत भोजपुरी गाने के साथ किया गया। गंगा मैया को समर्पित गाना सुनकर पीएम मोदी भी गदगद हो गए। वो भोजपुरी गाना है। मैं ट्रांसलेट करना तमिल में, तो आई sang both भोजपुरी एंड तमिल टुगेदर। मैं आरती उतावरे गंगा मैया, मैं आरती उतावरे गंगा मैया, हे गंगा मैया हो गंगा मैया, मैं पूजन आई रे गंगा मैया, में पूजन हम आई रे गंगा मैया। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने मैथिली में भी एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। पीएम मोदी ने पोस्ट में अपने इस अनोखे स्वागत के अनुभव को साझा किया। उन्होंने लिखा, ई हमरा लेल अत्यंत हर्ष और भावनात्मक अनुभव छल जे हम जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका गिरमिटिया गीत गंगा मैया के प्रदर्शन देख सकल हूँ। एही लेल ई देखब सराहनीय अछि जे ई सांस्कृतिक संबंध आइयो जीवंत राखल जा रहल अछि। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मैथिली में ये पोस्ट पीएम मोदी ने किया है और एक्स पर ये पोस्ट उनके तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने ये फोटो भी डाला है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो भोजपुरी गीत से उनका स्वागत किया गया और इससे पीएम मोदी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। वहीं इसके बाद देखिए पीएम मोदी ने पोस्ट भोजपुरी में भी किया है और हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। उन्होंने भोजपुरी में भी पोस्ट करते हुए अपनी उत्सुकता और जाहिर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें कितनी खुशी मिली जब वो मौके पर पहुंचे और वहां भोजपुरी गीत के जरिए उनका स्वागत किया गया। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए चल दौड़ते हैं।